वेलकम टू एम आई लाइफ। मैं अजिंक्य माने आपका स्वागत करता हूँ। आज लेसन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। सो पर्सनल फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, अब तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर गवर्नमेंट का एनालिसिस देखा, कंपनी का एनालिसिस देखा। अभी हमें खुद का भी तो एनालिसिस करना है, राइट? सो कुछ पॉलिसीज होती है, राइट? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय पॉलिसी, ये हमने अब तक सीखा था, राइट? एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिसी। जैसे हमारी आदतें हैं, हमने डिस्कस की थी, तो वैसे ही हम होंगे, राइट? तो अभी क्या है कि हम गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते। हम किसी कंपनी की पॉलिसी चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारी पॉलिसी तो पर्सनल पॉलिसी तो चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि हम डिपेंड रहते हैं मोदी जी के ऊपर, राइट? कि मोदी जी कुछ करेंगे, मोदी जी हमें जॉब देंगे, मोदी जी हमारी सैलरी बढ़ाएंगे, मोदी जी हमारे ईएमआईज भरेंगे, जो भी करेंगे मोदी जी करेंगे, राइट? तो ये सारा डिपेंडेंट होता है, या कि कंपनी ने ये करना चाहिए। अभी इतना कोरोना वायरस आ गया है, तो कंपनी ने हमें सैलरी देना चाहिए, राइट? भले वो कुछ बिजनेस हो ना हो, कंपनी ने हमें सैलरी जितना भी महीना है वो देना चाहिए, राइट? सो कंपनी को कौन पैसा देगा? फिर कंपनी को तो बिजनेस करना है, right? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके कारण क्या है कि इसके ऊपर हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट गिरेगा, और अल्टीमेटली हम ही जिम्मेदार होते हैं, राइट? हम हमारे बच्चों से नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं भर पाया, या तुम्हारा हायर एजुकेशन या शादी नहीं कर पाया, या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, क्योंकि मेरी कंपनी ने ऐसे डिसीजन लिया, या गवर्नमेंट का ऐसा हो गया, इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो गई इकोनॉमी के अंदर। हम ऐसे रीजंस नहीं दे सकते, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल है, राइट? सो इफ़ यू डोंट लाइक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन चेंज योर पॉलिसी। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप नाखुश है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो आपको क्या करना है? बस आपको आपकी पॉलिसी चेंज करनी है। सो अभी मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा ना, उसके अंदर मैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। तो उसके अंदर स्ट्रेटेजी 1 होगी, स्ट्रेटेजी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो ये जो है, ये स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती होगी, ठीक है? अब ये मैं इसलिए हिस्ट्री इतना क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप खुद की स्ट्रेटेजी फ्यूचर के अंदर बना सको, ठीक है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि हम क्या करते हैं, और आपको पास्ट नहीं पता होगा, तो आप वापस वही पुरानी चीज़ें करते रहोगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप पुरानी चीज़ों से इवॉल्व हो जाओ, और जब आपको इतना सारा एक्सपीरियंस होगा कि हमने इतनी स्ट्रेटेजी क्यों चेंज की, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हमने ऐसा अपग्रेड क्यों किया, तब जाके आप फ्यूचर में खुद की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो पर्सनल फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, ठीक है? आई विल नॉट कंप्लेन, मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा गवर्नमेंट के बारे में या कॉर्पोरेट पॉलिसीज के बारे में, ये कसम खा लो, ठीक है? मैं अपना पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पॉलिसी है, ठीक है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं खुद इवेल्युएट करूंगा, और मैं खुद ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है? अभी मेरी पॉलिसी क्या है कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, राइट? मैं जॉब में जाता हूँ या जो भी बिजनेस करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। मैं उतना टाइम देता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं। अब मुझे पॉलिसी क्या बनानी है कि मेरा जो पैसा है, वो मेरा पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए, राइट? अब मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा, तो ये आपको पॉलिसी में चेंज लाना है, ओके? अभी तक आप इग्नोरेंट थे, इसलिए इतना 5 करोड़ का नुकसान हो गया, राइट? और ये होपिंग करना छोड़ दो, राइट? हमें होपिंग नहीं करना, हमें इग्नोरेंस भी नहीं करना, हमें एजुकेशन लेना है, राइट? तो ये पॉलिसी के अंदर डाल दो कि आपको एजुकेशन लेना है, जो कि आप ले भी रहे हो अभी, राइट? अगर आपको लाइफस्टाइल के अंदर अपग्रेड करना है, तो ज़रूरी है, मतलब उसके अंदर एक्सपेंसेस भी ग्रो होंगे, ठीक है? सो आपको क्या पॉलिसी चेंज करनी है कि अभी आप सोचते हो कि मेरा पगार बढ़ेगा जॉब के अंदर, राइट? तो मैं लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकता हूँ। लेकिन आपको पॉलिसी क्या चेंज करनी है कि रादर देन आप सोचे कि आपका पगार बढ़ना चाहिए, राइट? जॉब इंक्रीमेंट होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, उससे अच्छा आप पॉलिसी यूज कर सकते हो कि मुझे एसेट्स एक्वायर करने हैं, ठीक है? तो आपको आपके एसेट्स बढ़ाने हैं, तो अपने आप आपकी लाइफस्टाइल, जो भी आपके लाइफस्टाइल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने डिस्कस किया था, वो आप फुलफिल कर सकते हो। अब आप देखिए, हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है, एक्सपेंसेस है, ओके? तो जो भी हम लोग एसेट से कमाएंगे,
तो आप कमा सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जिसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। जैसे 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये हो गई, प्रॉफिट कमा लिया, एनकैश किया, ठीक है, तो कैपिटल गेन हो गया मुझे। फिर डाइवर्सिफाई क्या है, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे रिस्क को स्प्रेड करते हैं वो, तो वो अलग अलग कंपनीज के अंदर वो डाइवर्सिफाई करते हैं। सो दरअसल जो लोग डाइवर्सिफाई करते हैं ना, वो सही चीज़ नहीं है, 100% सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफाई कर दिया मैंने, एशियन पेंट्स में डाल दिया, रिलायंस में डाल दिया, राइट, गोदरेज में डाल दिया, एल में डाल दिया, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डाल दिया। लेकिन आप देखिए स्टॉक मार्केट मोस्टली पूरा ऊपर का ऊपर जाता है और पूरा नीचे का नीचे जाता है। इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ भी हमारा मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो होता क्या है कि उसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोल सकते। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो अलग अलग एसेट क्लास में होता है। तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, फिर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो ऐसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। या फिर अलग अलग स्टॉक्स से जो रिलेटेड, मतलब गोल्ड से रिलेटेड कुछ कंपनीज है, राइट, या फिर एफएमसीजी कंपनीज है, वो डिफेंसिव सेक्टर है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एफएमसीजी के अंदर इन्वेस्ट किया, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके का हमें सही डाइवर्सिफिकेशन करना है। फिर कैश फ्लो, ठीक है। अब तक हमें ऐसा पता था कि सिर्फ कैपिटल गेन होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक कैश फ्लो भी होता है। कैश फ्लो मतलब कैसे, जैसे रेंट मिलता है हमें रियल इस्टेट के ऊपर, तो वैसे हमें कैश फ्लो भी मिलता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, शेयर्स खरीद के बैठ जाते हैं, फिर वो उसका नेटवर्थ ऊपर नीचे हो रहा है, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, बस कुछ प्रॉफिट कैश फ्लो तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज यूज करें, तो हमें वहाँ से एक रेंटल इनकम भी आ सकता है, जो कि प्रोफेशनल्स करते हैं, राइट। ये जो चीज़ें हैं ये एवरेज लोग करते हैं। प्रोफेशनल्स लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं, जैसे कि अभी मार्केट नीचे गिरा था, तो मार्केट नीचे गिरने के लिए वो हेज करते हैं, ठीक है। हेज मतलब क्या है, एक तरह का स्टॉक मार्केट का इंश्योरेंस है। अब तक किसी को पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट में भी इंश्योरेंस होता है। तो ये ऑप्शंस के जरिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जितना भी फॉल हुआ है, जिसने भी इंश्योर्ड किया है, तो उसको लॉस नहीं हुआ, ओके। अब जैसे हमने ये बिजनेस एनलाइटमेंट में सीखा था, राइट, पुअर लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिडिल क्लास लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिच लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो हमें पर्सनल पॉलिसी में क्या करना है कि हमें मैक्सिमम रियल एसेट्स ग्रो करने हैं, ओके। अलग अलग टाइप के डाइवर्सिफाइड एसेट्स ग्रो करने हैं, जिससे हमें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आनी चाहिए, राइट। तो अभी आपका जॉब वाला इनकम है, अभी आप शेयर मार्केट सीख रहे हो, तो शेयर मार्केट एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। जब आप ये शेयर मार्केट कम्प्लीटली सीख जाओगे, तो मैं आपको थर्ड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी दूंगा, जो कि मैं थर्ड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी कर ही रहा हूँ, राइट। लेकिन वो थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जो फाइनली हमारे कोर्स के अंदर आएंगे, उनके लिए है, right? तो ऐसा फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम, फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम, तो हम लोग ऐसे डेवलप करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल पॉलिसी होनी चाहिए कि मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाना है। फिर हमें कौन से एसेट्स चाहिए, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमें कैश फ्लो आ सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो हमारे खर्चे हैं। तो हमारा मतलब मेरा 50,000 का खर्चा है, और अभी मुझे सैलरी में से मैं 50,000 एक्सपेंस कर रहा हूँ। तो अभी मुझे कुछ ऐसे एसेट्स चाहिए जो मुझे रेगुलरली मंथ ऑन मंथ कैश फ्लो दे। मतलब वो कैपिटल गेन में तो बढ़े ही, लेकिन मुझे ऐसा कैश फ्लो दे कि मेरा ये 50,000 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब तक हमें जब एक्सपेंसेस बढ़ते थे, तो अब तक हमें क्या क्या सोल्यूशन मिलता था कि भैया तुम एक अच्छा जॉब सर्च कर लो, हायर पेइंग जॉब में शिफ्ट हो जाओ। तो लोग जॉब चेंज करते रहते हैं, जॉब होपिंग बोलते हैं उसको, राइट। लेकिन अल्टीमेटली टाइम तो 24 घंटे का ही है ना। अगर आप सो भी नहीं रहे और 24 घंटा काम करें, तो भी 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होगा, राइट। या फिर कुछ जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अपने एक्सपेंसेस कम करो, क्योंकि हमारा अभी इतने सारे खर्चे हैं, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, टैक्सेस है। तो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ऐसे लोग बोलते थे कि हम तो चल के जाते हैं, ज़्यादा कपड़े भी नहीं खरीदते, ठीक है। और बच्चों को हम लोग, हम हमने बचपन में किया है कि हम हमारे कजिन्स के कपड़े पहनते थे, राइट।
हम हमारे कजिन्स के या फ्रेंड्स के जो सीनियर फ्रेंड्स थे उनके बुक्स इस्तेमाल करते थे, राइट। सो रीयूज करो, रिड्यूस करो, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज, राइट। तो ये अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल पॉलिसीज की वजह से ऐसा है, और हमें प्रॉपर क्रेडिट भी नहीं मिलता, लोन पासिंग में भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो ये अभी हमारे पॉलिसी का रिफ्लेक्शन है। हेजिंग मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास शेयर्स है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने जो एसेट है उसको इंश्योर्ड भी करते हैं। जैसा बिल्डिंग है तो उसका फायर इंश्योरेंस किया, कार है तो बाढ़ के अगेंस्ट फ्लड इंश्योरेंस किया, राइट, फायर इंश्योरेंस किया, मल्टीपल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो वैसे ही हमारे एसेट्स का इंश्योरेंस शेयर मार्केट के अंदर ये लोग करते हैं, भले ही वो एक्सपेंसेस हो, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो है इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि एसेट प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भले ही इंश्योरेंस एक एक्सपेंसेस हो, लेकिन वो अच्छा एक्सपेंस है जो हमारे बड़े एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब दो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एसेट्स हमको फाइंड आउट करने में। क्या है कि हमें एक एबिलिटी होनी चाहिए इंटेलिजेंटली रिकॉग्नाइज करने की सॉलिड एसेट। हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कोई सॉलिड एसेट, राइट। और अगर हमने एसेट फाइंड आउट कर भी लिया, तो क्या हमारे पास रिसोर्सेस है वो अपॉर्चुनिटी सीज करने के लिए, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो इन्वेस्टिंग ट्रेजेडीज होती है। तो जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं कि मैंने अगर इन्फोसिस शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो, राइट, मुझे पता होता तो, क्योंकि तभी आपके पास क्या प्रॉब्लम थी कि आपको पता ही नहीं था कि सॉलिड एसेट क्या है, राइट। या फिर लोग बोलते हैं कि मुझे पता था कि गोल्ड डबल वैल्यू में चला जाएगा, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे उस वक्त। या फिर बोलते हैं ना, ज़्यादातर पुराने लोग बोलते हैं ऐसा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे पढ़ाई के लिए, नहीं तो हम तो आईएएस ऑफिसर बन जाते। तो ऐसे जो पास्ट की बातें करते हैं, राइट, तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, इन्वेस्टिंग ट्रेजेडीज हो जाते हैं। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, स्मार्ट एंड बाइंग पावर। हमें करना है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एंड बाइंग पावर। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमारा एजुकेशन बढ़ाना है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अच्छी डील और बुरी डील से। हम लोग एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छी डील कौन सी, बुरी डील कौन सी, ठीक है। और हमें बाइंग पावर चाहिए जिसके कारण हम वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अदरवाइज कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे नाक के नीचे से चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए पॉलिसी के अंदर, कि हम पहले एजुकेशन लेंगे, फिर हम बाइंग पावर जो है वो डेवलप करेंगे, फिर हम एसेट्स को बाय करेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे एसेट्स, अलग अलग एसेट्स, राइट, हम बाय करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी आएगा, राइट। तो पहले एक्टिव इनकम कमाओ, बहुत ज़्यादा कमाओ, हाई इनकम पेइंग पर्सन बन जाओ, स्किल्स बढ़ाओ, और उसके बाद एसेट्स बाय करते जाओ। तो पहले की पॉलिसी और अभी की पॉलिसी कैसी होती है, देखो, इग्नोरेंस वाली पॉलिसी क्या है कि दूसरे लोगों ने मेरा पैसा मैनेज करना चाहिए, राइट। और एजुकेशन वाली पॉलिसी क्या है कि इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे पैसों को मेरे जितना प्यार करे, ठीक है। इग्नोरेंस वाली पॉलिसी क्या है कि मैं मेरे खर्चे कम करूंगा, और एजुकेशन वाली पॉलिसी क्या है, ठीक है, कि मैं मेरी बाइंग पावर बढ़ाऊंगा। मतलब ये लोग सोचते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये लोग सोचते हैं कि मैं कैसे अफोर्ड करूँ, राइट। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मुझे एसेट्स चाहिए, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं रिटायर होने के बाद मैं मेरे पैसे बचाऊंगा, कम खर्चा करूंगा, राइट। तो एक्चुअली में अगर मतलब अभी मैं लाइव एग्जांपल दूं तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो 2000 पेंशन के ऊपर जी रहे, 3000 पेंशन, 5000 पेंशन, 7000 पेंशन। मुझे बताओ इतने कम पैसे में आदमी कैसे जिएगा, जबकि जब हम रिटायर होते हैं तो और भी ज़्यादा खर्चे होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, काम वाली का ज़्यादा खर्चा रहता है, ट्रैवल का ज़्यादा खर्चा रहता है, मेडिकेशन का, हॉस्पिटल का, इंश्योरेंस का, हर चीज़ का खर्चा बढ़ जाता है एक्चुअली, राइट। तो हमें तो एक्चुअली पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, आई विल लोअर माई लाइफ स्टाइल एंड सेव ऑन टैक्स बाय अर्निंग लेस इन रिटायरमेंट, राइट। तो लाइफ स्टाइल नहीं लोअर कर सकते, ज़्यादा करना ही होगा, राइट। तो जो एजुकेशन वाले लोग क्या कहते हैं कि हम एसेट्स बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना, आई विल रेज माई लाइफ स्टाइल बाई इनकम फ्रॉम एसेट्स एंड स्पेंडिंग मोर इन रिटायरमेंट ड्यू टू इन्फ्लेशन। महंगाई भी बढ़ जाएगी उस जमाने तक, इसलिए हमें एसेट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
सो कैश फ्लो स्ट्रेटेजी क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड ये एक पुरानी स्ट्रेटेजी है। अभी वैसे डिविडेंड मिलना काफ़ी मुश्किल है या फिर रिस्की है। तो अभी एक स्टॉक था नोएडा टोल करके, नोएडा टोल कंपनी करके। सो अच्छा खासा डिविडेंड देता था वो, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो गया, गवर्नमेंट ने टोल बंद कर दिए तो कंपनी गई लॉस में, उसके शेयर प्राइस बहुत गिर गए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या फिर, वो पूरा लॉस में चला गया। सो डिविडेंड के लालच में जिन्होंने भी लिया था वो शेयर फिर अल्टीमेटली डूब गया। तो एक जब पुराना ज़माना था, जब फेस वैल्यू पे कंपनी मिलती थी, 1 रुपए, 10 रुपया, 100 रुपए, जो फेस वैल्यू होता है। उसके बाद जो आज के ज़माने में जब शेयर लॉन्च होता है तो उसके ऊपर एक प्रीमियम लग जाता है। मतलब फेस वैल्यू 100 रुपये है, राइट। 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये प्रॉफिट होगा तो 10% डिविडेंड कहते हैं। तो पुराने ज़माने में 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 10% मिल जाते थे, ठीक है ना। और जो हमारे अंबानी जी थे, तो अंबानी जी ने भी ऐसे ही कंपनीज बढ़ाई। तो अंबानी जी का बिजनेस क्या कंट्री में टॉप का बिजनेस नहीं था, फिर भी वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने? सो दरअसल उन्होंने क्या किया, जिन्होंने भी उनके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया ना, मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट किया और उन्होंने 100 रुपये कमाया, तो जितना कमाया वो सारा वापस दे देते थे, राइट। लेकिन दूसरी कंपनीज ने अगर 100 रुपये के ऊपर 1000 रुपये भी कमाया ना, तो भी वो वापस 10 रुपये देंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, मैं 990 रुपया में री इन्वेस्ट करूंगा मेरे बिजनेस के अंदर, right? तो अंबानी जी ने क्या किया, लोगों को पैसा बांटने लगे। फिर लोग क्या सोचते हैं, अरे 100 रुपये लगा के 100 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये लगा के 1000 रुपये भी मिल रहा है, तो चलो मैं अब अगली बार 10,000 लगाऊंगा, 20,000 लगाऊंगा, 1 लाख लगाऊंगा। तो हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अब जो बाकी लोग सोच रहे थे कि हम प्रॉफिट कमा के फिर इन्वेस्ट करेंगे दूसरी कंपनीज, वो छोटी की छोटी रह गई, क्योंकि उनका प्लान जो छोटा था। और अंबानी जी बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया, उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया। और जब इतने सारे लोगों का पैसा आ गया तो करोड़ों रुपए आ गए, राइट। और इसलिए वो बड़ी कंपनी बन गए। तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम खेला, ठीक है। लेकिन ये पुराने ज़माने में होता था। अभी कैसे है, 100 रुपये का शेयर अगर फेस वैल्यू है तो वो लॉन्च ही होता है 1000 रुपये में, 900 रुपये प्रीमियम, ठीक है। अब प्रॉफिट होगा 10 रुपया, तो अभी 1000 रुपये के ऊपर 10 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है ना, राइट। 100 रुपये के ऊपर 10 रुपया बड़ी बात है। तो ये डिविडेंड का अभी प्रॉब्लम हुआ है। और अगर डिविडेंड वाली कंपनी मिलती भी है, जैसे कि मैंने बोला, वो डूब सकती है, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई आप फाइंड आउट कर सको अच्छा, देन वेल एंड गुड। डिविडेंड जैसा इनकम नहीं है। आज भी लोग मतलब सिर्फ डिविडेंड के ऊपर 100 रुपए, 100 करोड़ भी कमा चुके हैं। विप्रो का शेयर जिसने लिया था, ठीक है ना, इन्फोसिस के वक्त वो चीज़ नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको इन्फोसिस की रियल स्टोरी बताई। लेकिन विप्रो के ज़माने में एक्चुअली मतलब वो फैमिली पर्सन ही थे। तो 100 करोड़ तो मतलब 500 करोड़ उन्होंने कमाया, और 100 करोड़ जलगांव के व्यक्ति है वो। तो 100 करोड़ उनको डिविडेंड ही मिला है। ऐसे कितने सारे गुजराती लोग हैं, साउथ मुंबई के अंदर रहते हैं, तो रिलायंस के डिविडेंड के ऊपर उनका घर चल रहा है, राइट। फिर रेंटिंग ऑप्शंस, ठीक है। मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन करेंगे तो यहाँ से हमको रेंट आएगा। ये तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस हमें रेंट आता है। सो आज का लेसन ख़त्म हो गया, तो हम लोग जस्ट रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा। सो हमने हमारी पर्सनल पॉलिसी देखी, ओके। फिर पर्सनल पॉलिसी के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, राइट। एवरेज लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, राइट। और हमें रिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना है तो हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। फिर हमें इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाने हैं जो हमारे डेली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ना कि ये पुरानी तरीके से, राइट। पुरानी सोच को जो है वो हमें ख़त्म करना है, नई सोच को लाना है, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, राइट। इंश्योरेंस से हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। जो दो प्रॉब्लम है, राइट, फिर उन दो प्रॉब्लम्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके ऊपर जो सॉल्यूशंस है, फिर हमें वो अप्लाई भी करना है एजुकेट होके। और इग्नोरेंस वाली पॉलिसी क्या होती है, एजुकेशन वाली पॉलिसी क्या होती है, और हमारी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी क्या होगी। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ओके। और एंड आई होप कि आप आपके नोट्स अच्छी तरीके से बना रहे हो, क्योंकि एंड में हमें ये सारी स्ट्रेटेजीज मिलके प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। सी यू इन नेक्स्ट लेसन।